हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले एक टॉपिक है हमारा कवक, इसकी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम इसके जो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं और ज़रूरी उदाहरणों को कवर करते चलेंगे, ठीक है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म जीव में 3 टॉपिक थे, जीवाणु, विषाणु और कवक। 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट है हमारा कवक, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। आपने अपने घर में भी कई बार कवक को देखा होगा, जैसे रोटी बच जाती है, सड़े हुए फल या सब्जी होती है, तो कई बार उसको देखा होगा कि उस पर फंगस लग जाती है, ठीक है। वाइट वाइट सी जो फफूंदी है, वाइट वाइट सी जो स्ट्रक्चर बनी रहती है, वो देखा होगा आपने सड़े हुए फलों पर या सब्जी पर, तो वो फंगस होती है, ठीक है। कई बार आपको अपने सरसों की पत्तियों पर, सरसों के पेड़ होते हैं, उनके पत्तियों पर भी जो सफ़ेद धब्बे होते हैं, वो देखे होंगे, वो भी एक परजीवी फंजाई के रूप में होती है, ठीक है। तो अपने नॉर्मली जीव में अपने को फंगस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कवक का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। वो कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइकेस शब्द से बना है, ठीक है। फंजाई है, सभी वातावरण में मिलती है, ज़्यादातर नमी वाले वातावरण में फंजाई ज़्यादा मिलती है, ठीक है। कवक में जो हरित लवक है वो एब्सेंट होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसलिए ये सामान्यतः परपोषी यानी हेटेरोटॉपिक्स होते हैं, यानी ये अपना पोषण खुद नहीं कर सकते हैं, दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं। जैसे लाइकेन है वो शैवाल प्लस कवक का से मिलकर बना है। शैवाल के पास खुद का हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना पोषण कर सकती है, ठीक है। शैवाल कवक है जो जमीन से पानी और खनिज को सोखकर शैवाल को देती है, ठीक है, और उसे सुरक्षा प्रदान करती है, खनिज और जल प्रदान करती है, ठीक है, और साथ में इसको सुरक्षा प्रदान करती है शैवाल को, जिसके बदले शैवाल है वो कवक को भोजन प्रदान करता है, ठीक है। इसे कहते हैं सिम्बायोसिस यानी सहजीवी जीवन, ठीक है। लाइकेन का उपयोग है वो वायु प्रदूषण की जांच करने में किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब बात करेंगे फादर ऑफ माइकोलॉजी। अगर फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछे तो वो है अपने पियर एंटोनिया माइकेली। पियर एंटोनिया माइकेली है, ठीक है। कवक का वर्गीकरण और अध्ययन को विकसित करने में जो इसका प्रमुख योगदान है वो है अपने पियर एंटोनिया माइकेली है, ठीक है। हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया 5 जगत प्रणाली जो वी टेकर की है, वी टेकर की जो 5 जगत प्रणाली है उसके आधार पर फंजाई को माइकोटा जगत में रखा गया है, ठीक है। कवक बहुकोशिकीय होती है। एक इसका जो शरीर है कवक का वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। विषमपोषी है, यानी अपना पोषण स्वयं नहीं करती है, परपोषी होती है, ठीक है। बीजाणु उत्पादन करने वाले जीव आते हैं, ठीक है। पियर एंटोनिया मिसेली को कवक विज्ञान का फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी वो है हेनरिच डी बेरी, ठीक है। अगर भारतीय कवक विज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो वो है बटलर को कहते हैं, ठीक है। याद रखना है जो कवक है वो बहुकोशिकीय है यानी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, विषमपोषी है यानी अपना पोषण खुद नहीं करती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जिससे ये अपना पोषण खुद नहीं करती है और दूसरे जीव पर डिपेंड रहती है, ठीक है। 5 जगत प्रणाली जो वी टेकर की है उसके आधार पर उसने फंजाई को माइकोटा जगत में रखा है और इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इसमें। कवक के अगर हम सामान्य लक्षण की बात करेंगे तो अधिकांश कवक होती है वो बहुकोशिकीय होती है यानी मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे यीस्ट है वो एक कोशिकीय कवक होती है, ठीक है, जिसे सैक्रोमाइसी सेरेवेसी नाम से भी जानते हैं।
अब बात करें कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, रीट में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर इसके हम भोजन का संग्रह की बात करें तो भोजन का संग्रह ये ग्लाइकोजन के रूप में करती है। जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है और भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है कवक में। ठीक है, कवकों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये अपना स्वयं का भोजन नहीं बना पाएगी, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया एब्सेंट होती है। ठीक है, अतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बना सकते, ये परपोषी होते हैं, यानी हेट्रोटॉपिक्स होते हैं। ये दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अपना पोषण करने के लिए जैसे शैवाल पर डिपेंड होते हैं, सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। ये कवकों के निर्माण में प्रयुक्त सबसे छोटी धागे समान संरचना को कवक तंतु कहते हैं, जिसे हम हाइफी कहा जाता है। जो कवक है उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। अगर ये सिंगल धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइफी। ठीक है, यानी कवक तंतु बोलते हैं। ठीक है, अगर ये हाइफी अनेक मिलकर ऐसे जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेगी तो इस जालनुमा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइसीलियम, यानी कवक जाल। ठीक है, अगर हाइफी की बात करें तो ये हाइफी है जो ये हाइफी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पटयुक्त होता है। ठीक है, पटियुक्त होता है पहला, और दूसरा होता है पट रहित। हाइफी है हाइफी है जो एक लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है। ठीक है, अगर इसकी सिंगल की बात करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है सिंगल की। ठीक है, लंबी होती है, पतली होती है, एक नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हाइफी हाइफी या कवक तंतु बोलते हैं। ठीक है, अगर ये हाइफी मिलकर एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम माइसीलियम। ठीक है, जो कवक जाल के रूप में स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। अब हम हाइफी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सेप्टा युक्त और एक होती है सेप्टा रहित होती है। ठीक है, ये है हाइफी की स्ट्रक्चर, नलिकाकार स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ कवक में तंतु सतत होते हैं और नलिकाकार भी होती है। ठीक है, जिनमें जो कोशिका द्रव्य भरा होता है, यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है, वो बहु केंद्रित कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, ठीक है, जिसे हम सकोशिकीय कवक तंतु भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है हाइफी की। सेप्टा और एक न्यूक्लियस केंद्र को प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, हाइफी दो प्रकार की होती है, सेप्टेड युक्त और सेप्टेड रहित होते हैं। ठीक है, इसमें ये पाए जाते हैं सेप्टा, ठीक है, और अनेक केंद्र प्रेजेंट होते हैं। और सेप्टा रहित जिसे हम कोइनोसाइटिक हाइफा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब माइसीलियम या हाइफी का जाल, इसकी बात करें, भोजन का अवशोषण करना होता है, पाचक एंजाइम का स्राव करना और कवक को सहारा देना और उस सतह पर स्थिर करना माइसीलियम का कार्य होता है। माइसीलियम अनेक हाइफी का समूह होता है। हाइफी लंबी धागेनुमा साकित और नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है। हाइफी की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। हाइफी सेप्टा युक्त और सेप्टा रहित दो प्रकार की होती है। हाइफी प्राय कोइनोसाइटिक होती है, वो होती है राइजोपस और म्यूकस में। ठीक है, माइसीलियम कवक का शाकीय भाग होता है जो भोजन के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। अब अगर हम माइसीलियम और हाइफी के डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस करने से यानी याद करने का चांस जो याद करने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इनके डिफरेंस देखते हैं माइसीलियम और हाइफी। स्वरूप में बात करें तो माइसीलियम है वो हाइफी का जाल होता है और हाइफी है वो एकल तंतु के रूप में पाई जाती है। प्रकृति की बात करें तो माइसीलियम एक थैलस रूपी स्ट्रक्चर होती है और हाइफी एक नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है। संरचना की बात करें तो माइसीलियम कई हाइफी का एक समूह होता है, यानी कवक जाल के रूप में होती है, और हाइफी है वो एकल हाइफा होता है। कार्य माइसीलियम शाकीय भाग और हाइफी भोजन का अवशोषण करती है। अब बात करेंगे हम कवकों में जनन की। ठीक है, कवकों में क्या होता है, कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, तीनों जनन पाए जाते हैं।
अलैंगिक जनन मुख्यतः बीजाणु निर्माण विधि द्वारा होता है, ठीक है। उदाहरण में कोनिडिया, आइडिया, ओइडिया, ठीक है। अलैंगिक जनन मुख्यतः बीजाणु निर्माण विधि द्वारा होता है। अगर हम कायिक जनन की बात करें, कायिक जनन होता है इसमें खंडीभवन, कलिका द्वारा यानी बडिंग, ठीक है। और होता है द्विवीय विभाजन, तीसरा द्विवीय विभाजन। चौथा होता है खांच, खांच या संकुचन द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले खंडीभवन की बात करें, खंडीभवन में क्या होता है कि कोई भी कवक हो, उसमें धागे जैसे शरीर, जैसे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है उस कवक पर, अगर उस कवक पर आप कोई दाब या चोट या दबाव हो लगता है, ठीक है, दबाव लगता है जिससे उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ये जीव है, ठीक है, इस पर दबाव लगने से ये अनेक टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। अनेक टुकड़ों में टूटने से हर टुकड़े से एक नए जीव का उत्पन्न होना, ये है खंडीभवन, ठीक है। अब बात करेंगे कलिका की। कोई भी कवक है, जैसे ये कवक है, इस कवक में कोई भी उभार निकल आया, जैसे ये उभार निकल आया, तो आगे ये उभार टूटकर एक नई जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये होती है हमारी बडिंग, ठीक है। अब बात करेंगे द्विवीय विभाजन की। द्विवीय विभाजन में क्या होता है, ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है, इसमें एक केंद्रक है, ठीक है। आगे चलकर ये कोशिका ऐसे हो जाती है लंबी, और केंद्रक भी लंबा हो जाता है, और ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भागों में डिवाइड होने से दोनों जीव अलग अलग सर्वाइव करने लगते हैं, ठीक है। ये होता है द्विवीय विभाजन। खांच है, कोई भी जीव में खांच उत्पन्न हो जाना, यानी संकुचन हो जाने से अलग भागों में डिवाइड हो जाता है कोई भी जीव, वो होता है हमारा खांच जनन, ठीक है। ये हमारे कायिक जनन होते हैं। अब बात करेंगे हम लैंगिक जनन की, जो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी क्या है, जनन की इस क्रिया में कोशिका द्रव्य का संलयन होना, यानी साइटोप्लाज्म द्रव का जो संलयन होता है उस क्रिया से लैंगिक जनन होता है, ठीक है। दूसरा है कैरियोगेमी, जनन की इस प्रक्रिया में केंद्रक का संलयन होता है, ठीक है। और तीसरा है मियोसिस, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक नई संतति का निर्माण होता है। मियोसिस में क्या है, दो अगुणित सेल्स होती है, दो अगुणित सेल्स से एक द्विगुणित कोशिका बनती है, ठीक है। 2n सेल्स का निर्माण होता है, ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है, ठीक है। दो अगुणित सेल्स द्वारा जो कवक तंतु पास पास आते हैं तो संलयनित होकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये है हमारा मियोसिस द्वारा जनन। 3 प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य संलयन, दूसरा है केंद्रक का संलयन, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संतति का निर्माण होता है, ठीक है। ये है हमारे जनन। अब बात करेंगे हम कवकों के वर्गीकरण की, जो 2 प्रकार के होते हैं, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, इसमें उदाहरण में आता है अवपंक कवक। और यूमाइकोटिना में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, इसको ट्रू फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यूमाइकोटिना को डिवाइड किया गया है, पहला है ड्यूटेरोमाइसिटीज, दूसरा है फाइकोमाइसिटीज, तीसरा है एस्कोमाइसिटीज, और चौथा है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, याद रखना, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, इसके स्थान पर परालैंगिक जनन पाया जाता है, यानी पैरासेक्सुअल जनन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परालैंगिक है वो एक ऐसी आनुवंशिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बिना किसी नियमित या निश्चित लैंगिक जनन के आनुवंशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन संभव होता है, उसे हम बोलते हैं परालैंगिक जनन। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो है अल्टरनेरिया कोलेट्राइकम, और एक है ट्राइकोडर्मा, दूसरा है फाइकोमाइसिटीज,
जो फाइकोमाइसीटीज है वो जलीय आवास में और गली सड़ी लकड़ियों के ऊपर नम स्थान में पाई जाती है, इसलिए इसे शैवालीय कवक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राइजोपस जो रोटी के कवक है, ठीक है, राइजोपस रोटी कवक। म्यूकर कैंडिडा, एक है इसमें एल्बुगो जिसको हम सरसों पर परजीवी फंजाई बोलते हैं, एल्बुगो को, ठीक है। तीसरा है एस्कोमाइसिटीज जिसे हम थैलेनुमा कवक भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। यीस्ट है वो यूनिसेल्युलर फंजाई है, ठीक है। अपवाद है ये फंजाई का, एक कोशिकीय फंजाई है, ठीक है। एकमात्र यही फंजाई है जो एक कोशिकीय है और सभी कवक है वो बहुकोशिकीय होती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है। और जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट है वो बेकरी उद्योग, विटामिन B12 व विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है यीस्ट के द्वारा। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी एलेक्जेंडर ने, ठीक है, जो एक वैज्ञानिक है एलेक्जेंडर, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक्स है उसकी खोज की थी। तीसरा है हमारा न्यूरोस्पोरा जो पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है इसे, ठीक है। अब बात करेंगे हम चौथे नंबर की बेसिडियोमाइसिटीज जिसे हम छतरी नुमा कवक भी कहते हैं। एग्जाम्पल में एगेरिकस जिसे मशरूम बोलते हैं, पक्सीनिया और एस्टिलैगो इत्यादि है, ठीक है। ये है कवक के वर्गीकरण में, इंपॉर्टेंट है, यही है इंपॉर्टेंट में। और जो अपनी एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है उसमें भी यही दे रखा है, ठीक है। अब इसके हम कवकों के जो आर्थिक महत्व हैं, लाभदायक और हानिकारक, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लाभदायक की। खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत से कवकों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। यह प्रोटीन और विटामिन का मुख्य स्रोत होती है। जो फंजाई है वो खाने के रूप में भी उपयोग में ली जाती है, जो प्रोटीन और विटामिन का मेन स्रोत बताया गया है, ठीक है। दूसरा है हमारा पनीर उद्योग में पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में, ठीक है। ये भी एक फंगस है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, ठीक है। तीसरा है डबल रोटी उद्योग में यीस्ट जो एक कोशिकीय शैवाल है। इसका जो नाम है यीस्ट का उसे हम यीस्ट है उसको हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी बोलते हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का प्रयोग डबल रोटी उद्योग में किया जाता है, ठीक है। जो हम ब्रेड है उनको जो डेली में खाने में उपयोग करते हैं उसका उपयोग जो उसको बनाने में जो प्रयोग लिया जाता है वो यीस्ट के द्वारा बनती है। बियर बनाने में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल निर्माण में यीस्ट का प्रयोग शर्करा से शराब बनाने में किया जाता है और यीस्ट के किण्वन की क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अम्ल एंजाइम वसा आदि के निर्माण में सिट्रिक अम्ल सिट्रोमाइसिस पेफिरियोर द्वारा बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर द्वारा। एमाइलेज एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी यीस्ट, ठीक है, वसा एस्परजिलस स्पीशीज से बनती है। औषधि निर्माण की बात करें तो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त की गई है। क्लेविसिन है ये पेनिसिलिन कई बार पूछ लिया गया है रीट में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लेविसिन अभी तक पूछा नहीं गया है, क्या पता आपकी बार इसका चांस हो पूछने का। क्लेविसिन है वो एस्परजिलस क्लेवेटस से प्राप्त की गई है, ठीक है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से आजकल पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम खोजी गई एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलिन है वो सर्वप्रथम खोजी गई एक एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से की। इसे आजकल वंडरफुल ड्रग भी कहते हैं, याद रखना है, वंडरफुल ड्रग के नाम से भी जानी जाती है ये, ठीक है। ट्राइकोफाइटन तथा माइक्रोस्पोर से मनुष्य में रिंग वॉर्म यानी दाद दाद होता है अर्थात दाद खाज खुजली, ये हानिकारक है ये फंगस के, ठीक है। ट्राइकोफाइटन इंटरनेल एंड टीनिया पेंडिस से एथलीट फुट सिंड्रोम होता है जो मुख्यतः खिलाड़ियों में होता है, ठीक है। अब बात करें न्यूरोस्पोरा का जिसे हम पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग करके बीडल व टोटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया, ठीक है। जो न्यूरोस्पोरा फंगस है उस पर प्रयोग करके बीडल टोटम ने प्रयोग किए और उस पर एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही सेंट्रल डोगमा टेक्निक का सत्यापन इसी फंजाई पर किया था, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और जो न्यूरोस्पोरा का प्रयोग करके जैव रासायनिक और आनुवांशिक प्रयोगों में भी बहुत किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे एस्परजिलस नाइगर की।
इससे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड आदि तैयार किए जाते हैं और इसे प्रयोगशाला की खरपतवार भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किस फंगस को प्रयोगशाला खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है अपनी एस्परजिलस नाइगर, ठीक है? और इससे जो एसिड प्राप्त किए जाते हैं वो है सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड तैयार किए जाते हैं एस्परजिलस नाइगर से, ठीक है? फाइटो हार्मोन का निर्माण, जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन हार्मोन है जो पौधे की ग्रोथ करने के काम आता है। जिब्रेलिन हार्मोन भी एक फंगस से तैयार किया गया है, ठीक है? जिब्रेलिन जो पेड़ों की लंबाई में वृद्धि के लिए एक आवश्यक है, वो कवक फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी से तैयार किया गया है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फंगस का नाम याद रखना है। फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी कवक से जिब्रेलिन हार्मोन तैयार किया गया है, जो पेड़ों की लंबाई में ग्रोथ करने के लिए एक आवश्यक हार्मोन है, ठीक है? याद रखना है। अब हानिकारक की बात करें तो मनुष्य में उत्पन्न रोग एस्परजिलियोसिस, मनुष्य में एस्परजिलस की जातियों द्वारा संक्रमण होता है। खुजली में है एस्केरस स्केबीज, दमा में यानी दम घुटना, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एथलीट फुट होता है टीनिया पेंडिसिस से, ठीक है? पादपों में उत्पन्न रोग की बात करें तो गेहूं का काला कीट रोग होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई से, और बाजरे का जोगन रोग या ग्रीन ईयर रोग वो होता है स्क्रेलोस्पोरा ग्रैमिनिकोला फंजाई से बाजरे में रोग उत्पन्न होता है, ठीक है? अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को प्लीज कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट जरूर डालें, जिससे मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़े, ठीक है? थैंक यू।